हाँ, तो चलिए आज ईरान के हालात पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। हमारे पास द इकोनॉमिक टाइम्स, द इंडिपेंडेंट, द नेशनल, द टाइम्स ऑफ इंडिया और मनी कंट्रोल की कुछ रिपोर्ट्स हैं। और ये सब ईरान में चल रही एक बहुत बड़ी हलचल को कवर कर रही हैं। आज की इस बातचीत का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इन विरोध प्रदर्शनों की असली वजह क्या है, सरकार इन्हें कैसे हैंडल कर रही है, और सबसे ज़रूरी, इसका ईरान और बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो शुरू करते हैं इन प्रदर्शनों के स्केल से, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। स्रोत बता रहे हैं कि ये प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं। तेहरान, मशहद, शिराज जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक, मतलब हजारों लोग सड़कों पर हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट तो इससे हाल के सालों का सबसे बड़ा आंदोलन बता रही है। हाँ, 2022 के प्रदर्शनों से भी ज्यादा व्यापक। बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रही है, वो ये है कि ये सिर्फ महंगाई या गिरती करेंसी के खिलाफ गुस्सा नहीं है। अब लोग खुलकर राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं, ज्यादा आजादी की मांग कर रहे हैं और नारे सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि जो चीज एक आर्थिक तंगी से शुरू हुई, वो इतनी तेजी से एक राजनीतिक विस्फोट में कैसे बदल गई? देखिए, ये ईरान में विरोध का एक जाना पहचाना पैटर्न है। शुरुआत अक्सर किसी आर्थिक मुद्दे से ही होती है, जैसे पेट्रोल की बढ़ती कीमतें या खाने पीने की चीजों की महंगाई, बेरोजगारी। ये वो मुद्दे हैं जो हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो लोगों को सड़कों पर लाना आसान हो जाता है। लेकिन ये हमेशा एक बड़े ज्वालामुखी के ऊपर की, कह सकते हैं, एक पतली सी परत होती है। अच्छा, मतलब आर्थिक परेशानी सिर्फ एक चिंगारी का काम करती है। हाँ बिल्कुल। जैसे ही लोग सड़कों पर आते हैं, वो दशकों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। वो गुस्सा जो अनिवार्य हिजाब जैसे सामाजिक नियमों के खिलाफ है, बोलने की आज़ादी पर लगी पाबंदियों के खिलाफ है, और दुनिया से जो वो अलग थलग पड़ गए हैं, उसकी वजह से पनप रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी तो यही इशारा करती है। हाँ, कि आर्थिक नारे कुछ ही घंटों में शासन विरोधी नारों में बदल गए। बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्थिक चिंगारी सिर्फ एक बहाना बनती है उस असली राजनीतिक विस्फोट के लिए, जिसकी जमीन मतलब सालों से तैयार हो रही यहाँ थी। बहुत अहम बात है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हों और उनकी मांगे सीधी सत्ता को चुनौती दे रही हों, तो जाहिर है सरकार चुप तो नहीं बैठेगी। और उनका पहला कदम वही था जो आजकल की सरकारें अक्सर करती हैं, कम्युनिकेशन को ही निशाना बनाना। हाँ, और ये बहुत सोची समझी रणनीति है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने लगभग पूरे देश में इंटरनेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी। मोबाइल डेटा बंद, ब्रॉडबैंड बंद, यहाँ तक कि फोन लाइनें भी बाधित थीं। इसे एक तरह का डिजिटल कर्फ्यू कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल, डिजिटल कर्फ्यू। और इसका असर तो सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ता होगा। मतलब सोचिए, एक पूरे देश में लोग अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन बिजनेस ठप हो गए होंगे, इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुंचने में भी मुश्किल होती है। हाँ, सही कहा। लेकिन सरकार के लिए इसका मकसद दोहरा होता है। पहला, जैसा कि द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट बताती है, प्रदर्शनकारियों को एक दूसरे से संपर्क साधने से रोकना और वीडियोस वगैरह शेयर करने से रोकना। हाँ, और संगठित होने से रोकना। जब आप कम्युनिकेशन लाइंस काट देते हैं, तो एक बड़े आंदोलन को छोटे छोटे बिखरे हुए ग्रुप्स में तोड़ना आसान हो जाता है। और दूसरा मकसद? दूसरा मकसद है दुनिया की नजरों पर एक डिजिटल पर्दा डालना। जब देश के अंदर से कोई जानकारी, कोई वीडियो, कोई तस्वीर बाहर नहीं आ पाती, तो सरकार को अपनी कार्रवाई करने की खुली छूट मिल जाती है। वो दुनिया को ये देखने से रोकते हैं कि जमीन पर असल में क्या हो रहा है। कितनी सख्ती बढ़ती जा रही है, कितने लोग जख्मी हुए या गिरफ्तार हुए, एक इन्फॉर्मेशन वैक्यूम बनाने जैसा है। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन वैक्यूम। और इस इन्फॉर्मेशन वैक्यूम में सरकार अपनी कहानी, अपना नैरेटिव बहुत आसानी से भर सकती है। जब बाहर की दुनिया को कुछ पता ही नहीं, तो सब कुछ नियंत्रण में है का दावा करना बहुत आसान हो जाता है। और इसी से जुड़ा है सरकार का आधिकारिक बयान, जहां सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी और विदेशी ताकतों का एजेंट बताया है। ये नैरेटिव कंट्रोल का एक क्लासिक उदाहरण है। द नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने साफ कहा कि ये ईरान के दुश्मनों की साजिश है और शासन पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसको समझना जरूरी है। जब आप अपने ही नागरिकों के विरोध को एक विदेशी साजिश का नाम दे देते हैं, तो आप एक साथ कई काम करते हैं। जैसे कि पहला, आप प्रदर्शनकारियों की जो असली शिकायतें हैं उन्हें अवैध बना देते हैं। आप कहते हैं कि उनकी महंगाई या आज़ादी की मांग जायज़ नहीं है।
बल्कि वो तो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। दूसरा, आप अपनी होने वाली सख्त कार्रवाई को सही ठहराते हैं। आप कहते हैं कि हम उपद्रवियों से नहीं बल्कि देश के दुश्मनों से निपट रहे हैं। और तीसरा, आप अपने समर्थकों को एकजुट करते हैं, उन्हें ये संदेश देकर कि देश खतरे में है। लेकिन सरकार के इस दावे को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं? मेरा मतलब, क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि आम ईरानी नागरिक इस विदेशी हाथ वाली थ्योरी पर यकीन करता है या इसे सिर्फ एक बहाना मानता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर जनमत का कोई सर्वे तो नहीं देते, लेकिन जिस पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत बड़ा तबका इस नैरेटिव को खारिज कर रहा है, खासकर युवा पीढ़ी। वो पीढ़ी जो इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़ी हुई है, वो इन सरकारी बहानों को आसानी से नहीं मानती। सही बात है। वो देख रहे हैं कि उनकी जिंदगी की मुश्किलें असली हैं, किसी की साजिश नहीं। और इस पीछे ना हटने के सरकारी वादे का जमीनी मतलब तो बहुत भयानक है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों, शायद हजारों को गिरफ्तार किया गया है। ये दिखाता है कि सरकार इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए तैयार है। बिल्कुल। जब कोई शासन विरोध को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगता है, तो उसकी प्रतिक्रिया बेहद कठोर हो जाती है। हम यहाँ सिर्फ आंसू गैस या लाठीचार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीधे गोलीबारी की घटनाएं भी हुई हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मोड़ है। और जब देश के अंदर हालात इतने गंभीर हों तो दुनिया चुप नहीं रह सकती है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, खासकर अमेरिका की, इस कहानी में एक और परत जोड़ देती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई हुई तो अमेरिका बहुत सख्त जवाब देगा। अब इस तरह के बयान के दो पहलू होते हैं। एक तरफ यह प्रदर्शनकारियों का मनोबल बढ़ा सकता है, उन्हें लग सकता है कि दुनिया उन्हें देख रही है और उनके साथ है। और दूसरी तरफ ये ईरानी सरकार के विदेशी साजिश वाले नैरेटिव को मजबूती भी दे सकता है। अच्छा। हाँ, सरकार इसे सबूत की तरह पेश कर सकती है कि देखिए, अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और इन्हीं लोगों को भड़का रहा है। सही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट भी यही बताती है कि अमेरिकी ट्रेजरी के अधिकारी ईरान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को अस्थिर मान रहे हैं, जो दिखाता है कि अमेरिका इस पर बारीकी से नजर रखे हुए है। तो ये एक तरह की दुविधा है। मतलब, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर बोलता है तो दखलंदाजी का आरोप लगता है, और अगर चुप रहता है तो मानवाधिकारों की अनदेखी का। ये स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नाजुक भू राजनीतिक संतुलन है। बाहरी दबाव किसी सरकार को संयम बरतने पर मजबूर भी कर सकता है, या फिर उसे और ज्यादा सख्त रवैया अपनाने के लिए उकसा भी सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, इस डिजिटल पर्दे के बावजूद दुनिया देख रही है। तो इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखें, बड़े पैमाने पर विरोध, इंटरनेट ब्लैकआउट, सरकार का सख्त रुख और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? यह सिर्फ ईरान का अंदरूनी मामला तो नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके 4 बड़े प्रभाव हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर है। पहला और सबसे सीधा सवाल तो ईरान के भविष्य से जुड़ा है। क्या मौजूदा शासन इस चुनौती से निपट पाएगा, या ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है? ये $1 मिलियन का सवाल है। दूसरा, जाहिर तौर पर मानवाधिकारों का है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उससे नागरिक अधिकारों और आजादी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। हाँ, और इंटरनेट बंद करना तो अपने आप में एक मानवाधिकार उल्लंघन माना जाता है। बिल्कुल। तीसरा प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता पर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मिडिल ईस्ट की बात की। ईरान उस इलाके का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो लेबनान में हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, यमन में हूथियों को, सीरिया में सरकार को। अगर ईरान की सरकार लंबे समय तक अपने ही देश में उलझी रहती है, तो इन प्रॉक्सी समूहों को मिलने वाली फंडिंग और सपोर्ट में कमी आ सकती है। बिल्कुल। जिसका मतलब है कि पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल सकता है। हाँ, लेबनान से लेकर यमन तक इसका असर महसूस किया जा सकता है। और चौथा प्रभाव? ठीक समझे। और चौथा प्रभाव ईरान अमेरिका के रिश्तों और वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। ये संकट दोनों देशों के बीच पहले से ही जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उनमें और कड़वाहट घोलेगा, और दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें जैसे रूस और चीन इस स्थिति को कैसे देखती हैं, ये भी बहुत मायने रखेगा। तो कुल मिलाकर ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है, उसकी गूंज तेहरान से बहुत दूर तक सुनाई देगी। जी। तो ये एक ऐसा मोड़ है जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। सिर्फ ईरान के लोगों का भविष्य ही नहीं,
बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच का संतुलन भी। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज के इस चर्चा के अंत में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारे सामने स्रोतों से एक बड़ा विरोधाभास उभर कर आ रहा है। एक तरफ एक सरकार है जो सूचना के प्रवाह को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर रही है, एक डिजिटल दीवार खड़ी कर रही है। और दूसरी तरफ एक ऐसी युवा आबादी है जो डिजिटल दुनिया में ही पली बढ़ी है और बदलाव के लिए बेताब है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में सूचना पर खड़ी की गई ये दीवार लोगों की बदलाव की जबरदस्त इच्छा के सामने आखिर कब तक टिक सकती है? और जब ये